ये हमारा स्प्रिंग 2018 क्वेश्चन नंबर 2B है। कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पेपर है। तो इसकी वजह यह है कि एमएफए जो है ना, एमएफए अब जो है अब न्यू पेपर आया, ये हमारी ऐसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो लास्ट अटैम्प्ट पहली अटैम्प्ट थी और उसके बाद अब ये सेकंड अटैम्प्ट है हमारी, इसके अंदर एमएफए का पेपर आया। इससे पहले एमएफए का पेपर नहीं होता था। तो ऐसा हुआ है कि जो हमारा पेपर था कॉस्ट अकाउंटिंग का, उससे कुछ टॉपिक उठ के एमएफए में आ गया। तो इसी तरह हमारा ये टॉपिक जो था इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ये हमारा उठ के एमएफए के अंदर आ चुका है। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है काइंडली माइक ऑफ करने अपना। हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। वलीका लिमिटेड का क्वेश्चन है। अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ें तो ये बोलता है वलीका लिमिटेड प्लान्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है? AX which would be used in hybrid cars. Following information is available in this regard. आगे वो हमें बोलता है कि उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है ना प्लांट के अंदर की है। जो प्लांट के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके अंदर उसकी इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग की कॉस्ट भी इंक्लूड है। जो टोटल कॉस्ट हमारी बनती है 50 मिलियन रुपीज़ की। उसके बाद हमें वो बोलता है, बोले प्लांट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर एंड वुड हैव एनुअल कैपेसिटी ऑफ 2 लाख यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, हमें इसके अंदर निकालना क्या है? निकालना रिक्वायर्ड में अगर हम लोग बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू एडवाइज वेदर VL शुड इन्वेस्ट इन दिस इन द अबव प्रोजेक्ट। वो हमारे से ये पूछना चाह रहा है कि हम लोगों को इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हम लोग इसकी NPV निकाल देंगे। अगर NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर हमारा प्रॉफिट में आया हुआ तो हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। अगर माइनस में आया हुआ यानी कि लॉस में, तो हम लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे। अच्छा देखो, उसने में सबसे पहले बोला कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इसकी 50 मिलियन की है और 4 साल की यूजफुल लाइफ है इसके प्लांट की, और 2 लाख की उसकी कैपेसिटी है, यानी कि 2 लाख से ज़्यादा यूनिट वो नहीं बना सकता। उसके बाद वो हमें बोलता है कि डिमांड जो है ना इसकी पहले साल 1,80,000 यूनिट की है, मार्केट के अंदर वो 1,80,000 यूनिट बेच सकता है। उसके बाद हर आने वाले साल में वो 10% से इंक्रीज होगी, दूसरे साल में भी और तीसरे साल में भी। लेकिन चौथे साल में कुछ ऐसा हो जाएगा कि उसकी डिमांड ना 10% कम हो जाएगी। हो सकता है कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, कोई भी वजह हो सकती है। उसके बाद हमें वो बोलता है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ना हमारे पहले साल का 100 रुपये होगा। उसके बाद हर साल वो 5% से इंक्रीज करता जाएगा। उसके बाद हमें वो बता रहा है कि हमारा न्यू प्लांट जो है वो इंस्टॉल्ड है, रियली प्लान इज एंड आर प्रेजेंटली रेंटेड। अच्छा, हमारा एक प्लांट है वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है इसके अंदर, क्या नाम है, वलीका लिमिटेड के प्रेमिसेस के अंदर ना, तो हमने वो रेंट आउट किया हुआ है 1.8 मिलियन पे। तो रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से हम लोगों को रेंट एडवांस में मिलता है और 7% पर एनम, 7% पर एनम के हिसाब से वो इंक्रीज होता है। तो इस बात के बताने का क्या मकसद है, कोई मुझे बताएगा? इस बात के बताने का क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा जल्दी से? वो ये इसलिए हमें बताना चाह रहा है, वो ये इसलिए हमें बताना चाह रहा है कि अगर हम लोग प्लांट रेंट आउट करें, अगर हम लोग जैसे प्लांट रेंट आउट किया हुआ है, अगर हम लोग इसको रेंट से हटा दें क्योंकि हम लोग इसके अंदर अपना काम करेंगे, हम लोग इसके अंदर अपनी कार बनाएंगे हाइब्रिड कार्स, तो हम लोगों ने जो रेंट आउट किया हुआ ना प्लांट को, तो वो हम लोग रेंट से ले लेंगे। तो हमें जो इनकम मिल रही थी, हमें जो इनकम मिल रही थी 1.8 मिलियन की, ये हमें इनकम नहीं मिलेगी। तो अगर हमें कोई चीज़ इनकम के तौर पे मिलती है तो हमारा प्रॉफिट होता है। अगर हमें इनकम मिलती मिलती किसी वजह से हम लोगों को इनकम नहीं मिल रही हो तो हम लोग उसको लॉस कंसीडर करेंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के सवाल के अंदर। उसकी वजह ये है कि हमारे इस काम के करने की वजह से हमें रेंट नहीं मिलेगा। हमारे इस काम के करने की वजह से अब हमें रेंट नहीं मिलेगा, तो इस काम के करने की वजह से हमें जितने का लॉस होगा उतने का लॉस को भी हम लोग कंसीडर कर रहे होंगे। उसके बाद हमें वो बताता है कि वर्किंग कैपिटल जो है हमारा 10 मिलियन का है। ठीक है। उसके बाद उसने हमें बताया वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा 10% से हर साल। उसके बाद उसने हमें बताया कि हमारा जो नया प्लांट है वो डेप्रिशिएट होता है 25% के रेट के हिसाब से। कौन सा? अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है। उसके बाद हमें बोला टैक्स टैक्स की डेप्रिसिएशन जो है वो भी सेम बेसिस पे कैलकुलेटेड होती है। इसका मतलब ये है कि हम अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और टैक्स डेप्रिसिएशन सेम बेसिस पे कैलकुलेट हो रही होती है, हमें इसके अंदर ज़्यादा वर्किंग की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हमें इसने बताया कि रेसिडुअल वैल्यू जो है ना हमारे प्लांट की, वो एंड ऑफ यूजफुल लाइफ वो कितनी है, वो इक्वल टू कैरिंग वैल्यू होगी। जितनी उसकी कैरिंग वैल्यू होगी उतनी ही उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी हो गई होगी। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या करने की ज़रूरत नहीं है। एंड पे हमारा इसके अंदर भी प्लांट की वैल्यू पे भी ना प्रॉफिट ना लॉस आ रहा होगा, क्योंकि जो हमारी रेजिडुअल वैल्यू होगी वही हमारी कैरिंग वैल्यू भी हो गई होगी। उसके बाद हमें वो बोलता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% की है और टैक्स का रेट उसने हमें बता दिया 30% का है। उसने बोला कि जिस साल में अराइज होगी उस वक्त पे हो गई होगी। ठीक है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पहले वाली चीज़ की, अच्छा देख लो, हम लोग सबसे पहले इसको कंसीडर करते हैं कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका टैक्स डेप्रिसिएशन से डायरेक्ट ताल्लुक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका टैक्स से डायरेक्ट ताल्लुक है, टैक्स डेप्रिसिएशन से नहीं, टैक्स से डायरेक्ट ताल्लुक है। जिस चीज़ का टैक्स से ताल्लुक होगा,
हम लोग उस चीज़ को सबसे पहले कंसिडर करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने उसके ऊपर टैक्स निकालना होगा, और उसके बाद बाकी चीज़ें जो है वो बाद में कर लेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है हमारा टैक्स से, ठीक है। उसके बाद हमारी डिमांड है, उसके बाद कंट्रीब्यूशन मार्जिन, हाँ इसका ताल्लुक है टैक्स से। उसके बाद हमारे पास बात हो गई रेंट की, इसका ताल्लुक है, वर्किंग कैपिटल का ताल्लुक नहीं है, डेप्रिसिएशन का ताल्लुक है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारे पास वर्किंग है उसको करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो अगर हम लोग यहाँ पे सवाल करना स्टार्ट करें, सबसे पहले हमारा ए होगा 0, उसके बाद हमारे पास एयर 1, उसके बाद हमारे पास एयर 2, उसके बाद एयर 3, और उसके बाद एयर 4 होगा। यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ होगी, हमारे पास हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा। हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना है पहले साल का, जल्दी से मुझे बताओ। 100 रुपीज़ है। ईयर 2 का कितना है, उसके अंदर 5% इंक्रीज है, तो हम लोग उसके 5% इंक्रीज लगा लेंगे। कैसे लगाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.05 से, तो हमारे पास 105 हो गया। और हर साल में हमारा 5% का इंक्रीज है, तो हम लोग इसको यहाँ ले आएंगे। क्या चीज़ है हमारे पास, हमारा ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अच्छा देखो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कौन सा है, ये हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है। उसके बाद हम लोग यहाँ से इसको देखो, जो हमारी डिमांड होगी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा जो हम लोग अर्न कर रहे होंगे। तो हमारी डिमांड कितनी है, जल्दी से, हमारे पहले साल के अंदर हमारी डिमांड है 1,80,000। किसी ने कोई चीज़ पूछी, अच्छा हम लोग सॉल्व करें इसको। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। पहले सवाल में हमारी 1,80,000 की डिमांड है, और सेकंड साल में क्या बोल रहे हैं हमें वो, जो हमारी इंक्रीज होगी 10% से दूसरे साल में और तीसरे साल में, ठीक है। तो हम लोग सेकंड ईयर के अंदर इसको इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो तीसरे साल में क्या होगा, तीसरे साल में भी वो 10% इंक्रीज होगी। लेकिन चौथे साल में क्या होगा, चौथे साल में वो ऐसा हो जाएगा कि हमारी जो है वो 10% से डिक्रीज हो जाएगी। दूसरे और तीसरे साल में इंक्रीज हुई थी, पहले साल में 1,80 थी, दूसरे साल में इंक्रीज हुई, तीसरे में इंक्रीज हुई, और चौथे में डिक्लाइन हो जाएगी। ये क्या चीज़ है हमारी, ये हमारी है एनुअल डिमांड। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ ऐसी है जो कि डिस्कस करना लाजमी है। वो ये बोल रहा था कि हमारी जो है ना एनुअल कैपेसिटी 2 लाख की है। अगर एनुअल कैपेसिटी 2 लाख की है, तो हम लोगों ने इस वाली अमाउंट को ना, हम लोगों ने इस वाली अमाउंट को क्या करना होगा, 2 लाख से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे वो हमने एनुअल डिमांड ले ली कि हमें, यहाँ पे हम लोगों ने एनुअल डिमांड ले ली, लेकिन हम लोगों ने एक काम ऐसा करना होगा, एक काम ऐसा करना होगा कि हम लोगों को किसी भी चीज़ को एनुअल कैपेसिटी, लेकिन हमारी 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, हमारी एनुअल कैपेसिटी 2 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग 2 लाख से ज़्यादा यूनिट नहीं बना सकते। तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है। जितने यूनिट हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, हम लोग उतने यूनिट ही लेंगे। पहले साल में 1,80,000 है, तो हम लोग सेम ही ले लेंगे, ठीक है। दूसरे साल में 1,98,000 है, तो हम लोग सेम ही ले लेंगे। और चौथे साल में 1,96,000 है, तो हम लोग ये भी सेम ही ले लेंगे। लेकिन इस साल में 2 लाख से ज़्यादा, तो हम लोगों ने 2 लाख से ऊपर नहीं ले सकते, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल 2 लाख लेंगे। अब हम लोग निकालते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। हमारे पास पहले हमने निकाला था, उसके बाद हमने यूनिट प्रोड्यूस निकाल ली। अब हम लोग टोटल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, कोई मुझे बताएगा जल्दी से। टोटल कंट्रीब्यूशन किस तरह निकलेगा, हमें टोटल कंट्रीब्यूशन को निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट को लेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट प्रोड्यूस के साथ। तो
हमारे पास ये टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने इस वाले पॉइंट को कम्प्लीटली कवर कर लिया, इस वाले पॉइंट को कम्प्लीटली कवर कर लिया, और इस पॉइंट के अंदर हमने कैपेसिटी वाली चीज़ को कवर कर लिया है। अब हम लोग आगे आते हैं एक चीज़ को देखने के लिए, अब हम लोग आगे आते हैं एक चीज़ को देखने के लिए, वो ये चीज़ है कि हमें ये बताया कि हमारा जो न्यू प्लांट है इंस्टॉल है हमारी प्रीमिसेस के अंदर, वो हमें रेंट आउट किया हुआ था हमने 1.8 मिलियन का। तो अगर हम लोग अपने यानी कि खुद काम करेंगे तो हम लोग ये रेंट से ले लेंगे, तो हमें इसका जो एक्सपेक्टेड लॉस होगा हम लोगों ने उस लॉस को भी कवर करना होगा। लेकिन अगर हम लोग एक बात को आगे देखें तो हमें ये बात बोलता है कि हमने जो हमारा रेंट एग्रीमेंट था उसके हिसाब से हमें रेंट एडवांस में मिलना था, रेंट एडवांस में मिलना था। यानी कि एयर 1 का जो रेंट है वो एयर 0 में मिलना था, और एयर 2 का एयर 1 में। तो अगर हमें एयर 1 के रेंट का जो लॉस हो रहा होगा वो हम लोग एयर 0 में कर रहे होंगे, तो हम लोग यहाँ पे रेंट लॉस निकालते हैं अपना रेंट लॉस। अच्छा, एयर 0 के अंदर हमें कितने का रेंट लॉस होगा, ये हमें बोल रहा है कि इस वक्त हम लोगों ने प्रेजेंटली रेंटेड आउट किया है 1.8 मिलियन के, और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से हर साल 7% का इंक्रीज होता है। यानी कि जो हमने किया हुआ था ना, वो हमने प्रेजेंटली एक 1.8 मिलियन पे किया हुआ था। तो अगर हम लोग ईयर 1 में जाएंगे तो इससे 7% का इंक्रीज था, लेकिन हमें मिलना वो ईयर 0 में था, तो हम लोग इंक्रीज करके लिख रहे होंगे। हम लोग ले लेंगे 1.8 मिलियन तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1.07 से। हम लोग लेंगे इसको 1.07 से। अच्छा, इसको हम लोग एयर 3 तक लेंगे, एयर 4 तक नहीं लेंगे। उसकी वजह ये कि एयर 1 का एयर 0 में मिल गया, एयर 2 का एयर 1 में मिल गया, एयर 3 का एयर 2 में मिल गया, और एयर 4 का हमें एयर 3 में मिल गया होगा। हमारा इससे ज़्यादा तो काम ही नहीं है एयर 4 से ज़्यादा, तो हम लोग इसको एयर 3 तक ले गए होंगे। ठीक है, और ये चीज़ रेंट लॉस की थी, तो हम लोग इसको माइनस में लिख रहे होंगे। ठीक है, मैं सारी वैल्यू को माइनस में लिख दिया। उसके बाद हम लोग निकालते हैं, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद हम लोगों ने ये करना है कि डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने डेप्रिसिएशन को भी माइनस करना होगा। अब डेप्रिसिएशन हमारी किस तरह निकलेगी, डेप्रिसिएशन हमारी किस तरह निकलेगी, उसने हमें बोला कि हम लोग 25% का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से इस डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो हमारी मशीन कितनी की थी, हमारी मशीन थी 50 मिलियन की, हमारी मशीन थी 50 मिलियन की। तो ऐसा होगा 50 मिलियन का अगर 70, तो हम लोग अगर बात करें कि 25% उसकी डेप्रिसिएशन है तो 75% डेप्रिसिएशन नहीं होगी। तो हम लोग सीधा सीधा उसके ऊपर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालते हैं। डेप्रिसिएशन हम लोग इसकी निकालते हैं, तो हमारी एयर 1 की डेप्रिसिएशन क्या होगी, 50 मिलियन का 25%। ये 1,25,000 है। अब हम लोगों ने एयर 2 की डेप्रिसिएशन निकालनी है। एयर 2 की किस तरह निकलेगी, 50 मिलियन के 75% का 25%। उसकी वजह यह है कि हम लोगों ने पहले साल के अंदर 25% माइनस कर दिया होगा, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब दूसरे साल में 25% माइनस होने के बाद वाली वैल्यू आ रही होगी। तो हम लोग किस तरह निकालेंगे इसको, हम लोग इसको इस तरह निकालेंगे, इसी तरह एयर 3 का हम लोग निकालने जाते हैं, तो एयर 3 का हम लोग निकालेंगे, मल्टीप्लाई बाय 75%। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके 75% से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 25% से। इसी तरह एयर 4 की जो हमारा लास्ट ईयर है उसकी हम लोग निकालते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसकी निकलेगी हमारा माइनस का 50 मिलियन,
इसका 75%, इसका 75%, इसका 75%, इसका 25%। हमारी आ गई। हम लोगों की 4 सालों की हमने डेप्रिसिएशन निकाली। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन निकाल ली। तो अब हम लोगों ने, अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने इस पॉइंट को भी कवर कर लिया है, डेप्रिसिएशन वाली चीज़ को भी। अब हम लोगों ने निकालना है अपना नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमारे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से हम लोग रेंट लॉस को माइनस करेंगे और डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। वजह ये होगी कि हम लोगों ने यहाँ पे टैक्स निकालना है, नेट प्रॉफिट निकाल के हम लोग नेट प्रॉफिट पे टैक्स लगा रहे हैं। वो प्लस जो करना है वो टोटल सीएम से लेके इन 3 चीज़ों का करना है ना। ये निकाल लिया, हम लोग यहाँ से इसको खींच के यहाँ ले आते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। अब हमारा नेट प्रॉफिट निकल गया। अब हम लोगों ने नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स लगा देना है। टैक्स हमारा कितना है, 30%। तो हम लोग लगा लेंगे 30% का। इसके ऊपर लगाना है इसका 30%। आ गया। अब देखो माइनस में आ रहा है तो टैक्स सेविंग है, और प्लस में आ रहा है तो ये हमारा टैक्स है। अगर एक चीज़ माइनस में आ गई है तो ये हमें इसकी वजह से टैक्स पे सेविंग मिल रही होगी, यानी कि इसका मतलब ये हमारा टैक्स में से कट नहीं रहा होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। उसकी वजह है कि टैक्स में से पहले हम लोग नेट प्रॉफिट में से हमने पहले टैक्स को माइनस कर दिया, नेट प्रॉफिट में से हमने पहले टैक्स को माइनस कर दिया। अच्छा, टैक्स को माइनस करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगाते हैं। यहाँ पे हमारा टैक्स आ गया। ठीक है। तो हम लोगों ने ये करना है, हम लोगों ने ये करना है कि यहाँ से हम लोगों ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है।
ये हम लोगों ने निकाल लिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग सिंपल वर्किंग कैपिटल को ऐड कर देते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले वर्किंग कैपिटल कितना दिया, हम लोगों ने माइनस का 10 मिलियन दिया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसके बाद हम लोगों ने 10 मिलियन का 10% दिया, जो कि हमारा 1 मिलियन बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, 10 मिलियन का, यानी कि जब हमारी नेट अमाउंट बन गई थी उसके ऊपर हम लोगों ने दोबारा 10% दिया, क्योंकि हमें बोला कि हर साल 10% इंक्रीज होता रहेगा। अब ये दोनों हमारी क्या, 11 मिलियन है, 11 मिलियन का 10% क्या है, 1.1 मिलियन होगा। इसके बाद हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे, उसके ऊपर 10% लगाएंगे, जो कि हमारा 1.21 मिलियन बनेगा। उसके बाद हम यहाँ तक हमारा वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, क्योंकि हमने हर साल लगाना है, एडवांस 1 साल पहले लगता है, ठीक है। और आखिरी सालों में जितना भी होगा ना, आखिरी सालों में जितना भी होगा ये टोटल हमें मिल जाएगा। हम लोग इन सबको ऐड करें ना, ये सारा आखिरी साल में हमें रिकवर हो जाएगा। तो हमारे आखिरी साल में जितना भी रिकवर होगा हम लोग उसका टोटल करते हैं, तो ये हमारा बन जाता है 13.31 मिलियन। हमें आखिरी साल में रिकवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों की जितनी डेप्रिसिएशन होगी वो भी हमें आखिरी साल में दोबारा मिल जाएगी, एड बैक कर लेंगे हम लोग उसको। ये हमारी डेप्रिसिएशन थी 12,50,000 ना पहले साल में, 12.5 मिलियन थी। इसके बाद हमारा क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 937,500। इसके बाद हमारी थी 703,125,0। इसके बाद लास्ट ईयर की हमारी डेप्रिसिएशन थी 5,273,438। हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद हमारी वर्किंग कैपिटल भी हो गया, हमारी डेप्रिसिएशन भी हो गई। अब देखते हमारी कोई चीज़ रहती तो नहीं है। डेप्रिसिएशन हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, रेंट हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया। अच्छा, हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहती है 50 मिलियन की ना, तो हमारी हो गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी थी 50 मिलियन की, तो हम इसको माइनस में लिखेंगे। उसके बाद हम अगर लास्ट पॉइंट को देखते हैं, यहाँ पे हमें बताया है कि हमारी जो कैरिंग वैल्यू होगी वही हमारी रेसिडुअल वैल्यू भी हो गई होगी। टैक्स डेप्रिसिएशन के बाद हमारी जो कैरिंग वैल्यू होगी हमारी वही रेसिडुअल वैल्यू भी हो गई होगी। यानी कि एयर फोर के अंदर जितनी इतनी डेप्रिसिएशन निकली है वो सबको अगर माइनस कर देंगे तो एयर फोर के अंदर हमारी जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू हमारी रेसिडुअल वैल्यू हो गई है।
तो हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस करें तो किस तरह माइनस करेंगे, मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। 50 मिलियन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 0.25 ब्रैकेट क्लोज, उसकी पावर हम लोग लगा देंगे अगर 4, तो 4 सालों के बाद हमारी जो वैल्यू बच गई होगी रेसिडुअल वैल्यू के तौर पे वो 1582031 आ गई। 1582031.5 ये हमने किस तरह निकाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये हमने इस तरह निकाली है कि 50 मिलियन लिखा मैंने, ब्रैकेट लगाया 1, मैंने माइनस किया 25%, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया और उसके बाद मैंने इसकी पावर लगा दी क्या, 4। इसके ऊपर भी स्टार्ट में इजिकल टू लगाऊं तो ये भी मुझे आंसर यही दे रहा होगा। यही दे रहा है 1582313। काम करता हूँ इसी फॉर्मूले को यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, लगाया और इसमें मुझे ये मेरी एंड ऑफ द टाइम के अंदर ये मुझे रेजिडुअल वैल्यू देगी। अच्छा, ये मेरी रेजिडुअल वाली भी आ गई इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये करेंगे कि हम लोगों ने यहाँ से जो हमारा नेट प्रॉफिट है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी इसमें से हम लोगों ने, जो हमारा जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ रहा है ना, इसके अंदर हम लोग सिंपल वर्किंग कैपिटल ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, इन्वेस्टमेंट लिखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, नेट कैश फ्लो आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या आएंगे, यहाँ पर हमारे नेट कैश फ्लो आ रहे हैं। इस तरह करते हैं हम लोग। सिंपल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस पर हम लोग प्लस कर देते हैं कैपिटल को, उसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को, इसके बाद हम लोग प्लस कर देंगे नेट कैश फ्लो को। ठीक है, अच्छा मुझे सब पूछेंगे कि हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल को प्लस क्यों किया, उसकी वजह थी हमने पहले से माइनस में लिखा हुआ था, इसलिए नेक्स्ट टाइम में उसको मैंने प्लस में लिख लिया। ठीक है, इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ तक, अगर मैं पीछे लेके आऊँ तो मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, ये हमारी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, नेट कैश फ्लोज की। अच्छा, हमारे पास अब ये वाली वैल्यू जब हमारी आ जाएंगी नेट कैश फ्लोज की, नेट कैश फ्लोज की हमारे पास हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएंगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हम लोगों ने ये करना होगा कि इसको हमारे डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्काउंट रेट हमारा किस तरह आएगा, डिस्काउंट रेट हमारा आएगा, बात करें तो एयर जीरो पे हमेशा हमारा 1 का होता चाहिए जो भी चीज़ हो ना, तो इसने हमें सवाल के अंदर कितना परसेंट कर दिया, 10% कर दिया है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ना, तो हमारा एयर 1 के ऊपर तो एयर जीरो पे तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, अब हम लोग उससे अगले साल जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 10% की पावर 2 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग प्लस करेंगे 1 प्लस 10% से, तो हमारे पास आ जाएगा 0.90। उसके बाद अगले साल जाएंगे तो हम लोग इसको डिवाइड करेंगे इसकी पावर 2 लगा के, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 0.8264। उससे अगले साल हमारी इसी तरह का हम लोग करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 7, तो लास्ट टाइम अगर हम लोग जाए तो हमारी वैल्यू आ जाती है 0.683। ठीक है,
0.909 ना। ये आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट कैश फ्लोस को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एनपी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई। हम लोग निकाल लेते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू ना, एनपीवी निकाल लेते हैं। एनपीवी क्या करेंगे, अब हम लोग इन सब का टोटल ले लेंगे तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, एनपीवी कौन से साल में होती है, ईयर जीरो में होती है, तो हम लोग ईयर जीरो में लिखेंगे इन सबको टोटल करके। कैसे टोटल होगा, इक्वल टू, ये दबाया, उसके बाद हम लोग प्लस प्लस ये दबा दिया हम लोगों ने, तो हमारे पास हमारी एनपीवी आ जाएगी। ठीक है, सही, हमारे पास हमारी एनपीवी आ गई। इसी तरह तो ये क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे ग्रुप पर बता दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट संडे को इंशाल्लाह वही क्वेश्चन सोल्व करूंगा। हमारा था स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन नंबर 2B। सॉल्व करते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों को तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो जहाँ पे मैंने टोटल किया ना सबको, उन चीज़ों को मैं बोल्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास को ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।